चलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्शन ऑफ इन रेल्स। लेकिन डिफेक्ट्स पढ़ने से हम पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपने याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको एरिया ऑफ रेल सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये नोट में लिखेंगे, आप एरिया ऑफ 52 kg रेल सेक्शन कितना है। रेल ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है, एरिया ऑफ 52 kg रेल सेक्शन, और किसका, वो फ्लैट फुटेड रेल का। तो ये आपने मेमोराइज करना है, इट इज़ 6615 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ 60 kg रेल सेक्शन, 60 kg रेल सेक्शन, और वो भी है फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन ही, और उसका एरिया है हमारे पास 7686 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपने याद रखने हैं कि कभी कभी एग्जाम में ये एज इट इज़ वैल्यू ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब रेल्स का, दैट इज डिफेक्ट्स इन रेल्स। बिकॉज ऑफ यूज, कंटिन्यूस यूज, तो रेल्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कुछ डिफेक्ट्स तो वो नेचुरल ही है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग कभी कभी हो जाती है, करोजन हो जाता है, तो वो तो नेचुरल काज ही है, तो उसमें को हम उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लुब्रिकेशन प्रॉपर करनी है हमें। तो रस्टिंग तो वो तो जहाँ पे भी स्टील आ जाता है तो वहाँ पे रस्टिंग तो आ ही जाती है, लेकिन जो बाकी डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो हम उन डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं, दैट इज डिफेक्ट्स इन रेल्स। देखो डिफेक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं रेल में, लेकिन जो हमारे पास कंसर्न के डिफेक्ट्स हैं तो उनमें आता है सबसे पहले हमारे पास वियर इन रेल्स, जो हमारे सिलेबस में भी है, वियर इन रेल्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है दैट इज हॉग्ड रेल्स। थर्ड वन इज बकलिंग ऑफ रेल्स, एंड फोर्थ वन इज दैट इज कॉर्गेटेड रेल्स, और इनको हम कह सकते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज रोरिंग रेल्स। तो हम जो पहला डिफेक्ट हम पढ़ते हैं दैट इज वियर इन रेल्स। तो वियर का मतलब ही क्या होता है, वियर का मतलब है किसी चीज का घिसना। बिकॉज जब हम किसी भी चीज को कंटिन्यूसली यूज कर देते हैं तो वहां से फिर मटेरियल रिमूव होता है। कंटिन्यूसली किसी भी चीज को आपने कंटिन्यूसली यूज किया तो वहां पे क्या होता है कि मटेरियल फिर रिमूव हो जाता है, या जिसको हम हिंदी में उर्दू में घिसना कहते हैं, किसी चीज का घिसना। फिर कंटिन्यूस यूज की वजह से वहां पे क्या होता है कि जो मटेरियल हमने वहां पे डाला था वो कंटिन्यूसली यूज वियर आउट हो जाता है वो मटेरियल, तो दैट इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं वियर इन रेल्स। अब वियर जब रेल्स में आ जाता है तो वो बहुत सी जगहों पे आ जाता है, या तो यहाँ उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज लोड हमारे पास, हाईली लोडेड ट्रेन हमारे पास होंगी तो उस वजह से भी वियर आ जाएगा, या हाई स्पीड ट्रेन की वजह से, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन, उसकी वजह से भी वियर आ सकता है। या जहाँ पे हम रेल्स को ज्वाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर टू रेल्स, तो रेल्स को हम, फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू रेल्स आर टू बी ज्वाइन, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमें यूज होता है फिश प्लेट की। ठीक है, सो इफ दिस इज अ फिश प्लेट, यहाँ से रेल्स कंटिन्यूस है, यहाँ से भी रेल्स कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे दो फिश बोल्ट्स हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे दो फिश बोल्ट्स। अगर ये जॉइंट, इसमें एक्सपेंशन गैप ज़्यादा होगा, या इसमें कंट्रैक्शन एक्सपेंशन गैप कम होगी, या इसमें जो बोल्ट्स होंगे वो लूज ज्वाइन किए हुए हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग एक्शन हो जाएगी ट्रेन की व्हील की वजह से, तो वहाँ से भी फिर उसका एंड का वियर हो सकता है। ठीक है, इस एंड का यहाँ पे वियर आउट हो सकता है। तो इसी तरह, तो अगर हम वियर को देखें, ये तीन जगहों पे हो सकता है रेल्स में, या तो ये टॉप पे वियर हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा रेल सेक्शन जो इसका हेड है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द हेड ऑफ द रेल सेक्शन, तो ये सारा ये यहाँ पे जब व्हील रन करता है तो ये सारा यहाँ से ये मटेरियल यहाँ से रिमूव हो सकता है, ये वियर आउट हो सकता है, ये मटेरियल यहाँ हेड से रिमूव हो सकता है। या तो हमारा जो साइड इसका है, जो रेल सेक्शन का साइड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेल सेक्शन, तो यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ जब ट्रेन चलती है ट्रैक पे तो उसमें एक थोड़ा सा एक लेटरल मूवमेंट भी होता है, तो उसमें व्हील में क्या होता है, अगर आपको व्हील याद है तो उसमें एक थोड़ा सा एक फ्लैंज होता है उसको गाइड करने के लिए। ठीक है, इफ दिस इज द व्हील, तो इस इंक्लाइंड डिस्टेंस को हम इसको कहते हैं कोनिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे, दिस कॉल्ड कोनिंग ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्हील का एक फ्लैंज होता है। तो एक ट्रेन के जब चलती है तो ट्रेन के साथ एक टू एंड फ्रो मोशन होती है, लेटरल वाइज मोशन होती है। तो इस ये फ्लैंज जो है, यहाँ पे जो व्हील का एक फ्लैंज होता है,
यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस साइड पे कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग होती है। तो इस स्ट्राइकिंग की वजह से भी साइड वेयर भी हो, रेल में साइड वेयर भी हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे एंड पे भी वेयर हो सकता है, बिकॉज ऑफ जहाँ पे हमने ज्वाइन कर रखा है रेल्स को, वहाँ पे भी वेयर आउट होने के चांसेस होते हैं। तो वेयर 3 जगहों पे हो सकता है, आइदर इट कैन बी एट द एंड्स, और इट कैन बी इन द साइड्स ऑफ द रेल्स, और इट कैन बी एट द टॉप ऑफ द रेल्स। तो और कौन कौन सी जगह पे, फॉर एग्जांपल जो कर्वेचर होगी, जो जहाँ पे हम ट्रेन में कर्वेचर आएगा, रेलवे ट्रैक में कर्वेचर आएगा, तो कर्वेचर में क्या हो सकता है, वहाँ पे भी जो फ्लैंज वो घिस जाता है अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द रेल्स, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेयर हो जाने की। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा लोडेड व्हीकल है तो उस वजह से भी वो टॉप में जो वेयर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो रेलवेज का विभाग है, तो उन्होंने इसके लिए कुछ लिमिट्स रखे हैं। कैन राइट वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द रेल मीन्स आइदर द टॉप ऑफ द रेल हेड, और यहाँ साइड में भी हो सकता है, साइड ऑफ द रेल हेड, और कहाँ भी हो सकता है, इट कैन हैपन एट द एंड, और एंड ऑफ द टॉप ऑफ द रेल हेड, और साइड ऑफ द रेल हेड, और एंड ऑफ द रेल हेड गेट्स रिमूव। जब ये रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ यूज, तो उसको हम कहते हैं वियर आउट हो जाना। ठीक है, तो वियर को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे, हम फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे वो कर्वेचर को रिड्यूस कर, जहाँ अगर किसी जगह ट्रैक में ज़्यादा कर्वेचर हो तो वहाँ पे कर्वेचर हम रिड्यूस कर सकते हैं। या जो भी हमारा जो वियर आउट ट्रैक होगा तो वहाँ पे हम ट्रैक रिन्यूअल कर सकते हैं। या अगर हमारे पास एंड, यहाँ पे जो एंड है ये ट्रैक का, अगर ये ख़राब हो गया यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, तो और वेल्डिंग की वजह से, वेल्डिंग की मदद से हम उसको दूसरा एंड इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन, और हम मेंटेनेंस ऑफ गेज जो है उसका करेक्ट हम मेंटेनेंस रख पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम हमारे इंडियन रेलवेज की तरफ से उसमें लिमिट दिया गया है कि कहाँ कब तक हम वेयर को टॉलरेट कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है मैक्सिमम वियर ऑफ हेड अलाउड, हेड में कितना हमें वियर अलाउड है, दैट इज 10 mm। ये रेलवे विभाग से हमें गाइडलाइंस मिली है कि अगर हमारा जो रेल का हेड है अगर वो 10 mm तक हमारा वेयर आउट हुआ है तो वी डेफिनेटली हैव टू रिमूव द रेल एंड वी हैव टू ले अ न्यू रेल एट दैट सेक्शन। या हम उसकी दूसरी और एक गाइडलाइन है, दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल वियर ऑन टॉप ऑफ रेल्स इज कितना है, दैट इज 5% ऑफ वेट ऑफ रेल्स। ठीक है, या तो हमें 10 mm चेक करना है या तो 5% ऑफ वेट ऑफ रेल्स। अगर हमारे पास 5% ऑफ वेट ऑफ रेल्स वेयर आउट हुआ है तो वी हैव टू रिमूव दैट रेल एंड वी हैव टू इंस्टॉल ए न्यू रेल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट डिफेक्ट है दैट इज हॉग्ड रेल्स। तो हॉग्ड रेल्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू कंटिन्यूस बैटरिंग एक्शन ऑफ द ट्रेन, बैटरिंग एक्शन ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ ट्रेन, बैटरिंग एक्शन मीन स्ट्राइकिंग एक्शन, क्योंकि जो ट्रेन जो व्हील है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है किसका, रेल्स के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंड ऑफ द रेल सेक्शन, दिस इज अनदर रेल। तो जब कंटिन्यूसली इस व्हील की वजह से यहाँ पे बैटरिंग एक्शन हो जाती है इस जॉइंट पे, अगर हम इनको फिश प्लेट से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा हेड है यहाँ पे ये हॉग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन हमारा फिर इस तरह बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेंड हो जाता है, इसका जो एंड है वो बेंड हो जाता है। तो इसको हम, जब ये एंड हमारा बेंड हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं हॉग्ड रेल। ठीक है, तो ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ओवर द व्हील द रेल इज गेन, हम लिख सकते हैं ड्यू टू बैटरिंग एक्शन, दैट मीन्स स्ट्राइकिंग एक्शन एट द, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द रेल। ये डिफेक्ट वियर हर जगह हो सकता है, वियर हमारा टॉप पे भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है, बट ये जो हॉगिंग ऑफ रेल जो होती है ये हमेशा एंड पे ही होगी। एट द एंड ऑफ द रेल इज गेट बेंड डाउन एंड गेट डिफ्लेक्टेड एट द एंड्स, और उस रेल को हम कहते हैं हॉग्ड रेल। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए, या ये तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, इसके रीजन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लूज फिश प्लेट्स हो, लूज फिश बोल्ट्स हो हमारे पास, या हमारे पास जब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं हम यहाँ पे सपोर्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्लीपर्स लगा देते हैं, या तो रीजन हो सकता है कि हमारा जो वहाँ पे जॉइंट है वो सस्पेंडेड है। ठीक है, सस्पेंड, या हमारे पास यहाँ पे
क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सेटलमेंट हो गई, यहाँ पे कम सेटलमेंट हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ द एंड्स हो जाएगी। तो उस वजह से भी हमारे पास वहाँ पे बैटरिंग एक्शन की वजह से वहाँ पे हमारे पास ये जो एंड होगा उसका वो हॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम इसको रिमीडियल मेजर्स हम ये कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस हॉग एंड को है ना वो काट सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं, ये वाला पोर्शन इसको काट करके, और यहाँ पे बाय द यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग हम वहाँ पे एक नया सेक्शन बना सकते हैं और उसको फिर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी डिफेक्ट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फिश प्लेट्स लूज है, या हमारे पास जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स उसके करेक्ट नहीं है वहाँ पे, या स्लीपर्स वहाँ पे अनइवन सेटलमेंट आ जाता है स्लीपर्स में, तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं और वेल्डिंग की मदद से हम इसको लेवल में ला सकते हैं। तो दिस इज दैट इज द रिमीडियल मेजर्स फॉर हॉगड रेल। भाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैन बी करेक्टेड by cutting the hogged end and then replace with new section by the use of welding, ठीक है। तो दिस वाज द हमारे पास जो दूसरा डिफेक्ट है हॉगड रेल। इसके पास हमारा और एक डिफेक्ट आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आफ्टर वेयर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट इज बकलिंग ऑफ रेल्स। तो हमें तो पता ही है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास जो रेल है वो तो स्टील की बनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टील जब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पे क्या हो सकता है, अनइवन एक्सपेंशन और अनइवन कंट्रैक्शन। अगर हमारे पास प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं है ट्रैक में, ठीक है, हमने प्रॉपर जॉइंट नहीं दिए हुए हैं, या प्रॉपर हमारे पास जो एंड है वहाँ पे हमने पूरी एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन गैप नहीं दी हुई है, या हमारे पास फिश प्लेट्स लूज है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या हो सकता है, ये जो ट्रैक की अलाइनमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ट्रैक, तो इसकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन गैप। तो ये ट्रैक ऐसे बकल हो सकता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल बिटवीन टू रेल्स, बकलिंग ऑफ रेल्स विल हैपन। और इस बकलिंग की वजह से क्या हो सकता है, इससे हमारा जो अलाइनमेंट होगी ट्रैक की, वो अलाइनमेंट हमारी खत्म होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, द ट्रैक विल गो आउट ऑफ द अलाइनमेंट, ट्रैक की अलाइनमेंट हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसके प्रॉपर हमारे पास जो जॉइंट्स होंगे उनको टाइम बाउंड हमें उनको चेक करना है उन जॉइंट्स को, ठीक है, और हमें एडिक्वेट रेजिस्टिंग इसमें प्रोवाइड करनी है, एडिक्वेट सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करनी है, सो दैट जो हमारे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, उनको रेजिस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर सपोर्ट्स और प्रॉपर कनेक्शन हमें उनको दे सकते हैं। तो उस वजह से भी वो स्ट्रेस हम रिवर्स कर सकते हैं, या एक्सपेंशन गैप और कंट्रैक्शन गैप जो हमारे पास प्रोवाइड होनी है उसको भी हम प्रॉपरली रिसर्च करके हम देखेंगे हमें कितने एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन गैप हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे, ठीक है। या जो हमारे पास फिश बोल्ट्स हैं, जो हम फिश बोल्ट्स और फिश प्लेट्स कनेक्ट करते हैं, तो उनमें भी हम थोड़ा सा उनको हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि हमें उनको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि वहाँ पे मोमेंट ही नहीं, वो एक्सपेंशन मोमेंट ही नहीं हो पाए। तो उसमें भी हमें देखना है कि हमने उनको कितना टाइट करना है, हमने उनको कितना लूज रखना है, सो दैट देयर इज एडिक्वेट मोमेंट फॉर द मोमेंट इज अवेलेबल फॉर द एक्सपेंशन गैप और कंट्रैक्शन गैप, ठीक है। अगला डिफेक्ट है हमारे पास, दैट इज कॉरिगेटेड रेल्स और रोरिंग रेल्स। क्या होता है, जब हम कंटिन्यूस यूज करते हैं रेल्स का, तो फिर एक टाइम होता है कि जो हमारा जो ट्रैक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज आवर रेल सेक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसमें टॉप पे फिर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, अप्स एंड डाउन, ठीक, किसी जगह अप्स एंड डाउन इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन अप्स एंड डाउन को हम कहते हैं कॉरिगेशंस, ठीक है, इनको दीज आर कॉल्ड एज कॉरिगेशंस। और जब इस कॉरिगेटेड रेल पे जब हम ट्रेन चलती है, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे फिर एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, एक टक टक की साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसी वजह से हम रेल्स को फिर क्या कहते हैं, रोरिंग रेल्स, बिकॉज ऑफ दैट नॉइज, बिकॉज ऑफ द नॉइज प्रोड्यूस्ड हम रेल्स को क्या कहते हैं, फिर रोरिंग रेल्स। हम इसमें लिख सकते हैं, तो एक टॉप पे क्या होती है, टॉप पे यहाँ पे एक वेवी सरफेस प्रोड्यूस होती है, वेवी सरफेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन ट्रेन मूव्स ऑन सच रेल्स a roaring sound, a roaring noise is caused, है ना सर, इसीलिए इनको रेफर्ड एज रोरिंग रेल्स।
इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो कॉरिगेशन इसमें बढ़ जाती हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दीज आकर्स बिकॉज ऑफ द हाई स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, जब अगर हमारे पास एक ट्रैक है, ये टॉप सरफेस ऑफ द ट्रैक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अब्रप्ट ब्रेकिंग और बिकॉज ऑफ अब्रप्ट स्टार्टिंग, तो उस वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये ट्रेन व्हील है, तो जब हम यहाँ पे ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो इसके नीचे जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। और अल्टरनेटली अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, तो मटेरियल स्लिप करके जाता है और यहाँ पे फिर अल्टरनेटली अप्स यहाँ पे क्रिएट होगा। तो उस वजह से भी हाई ब्रेकिंग की वजह से हो सकता है। या अगर हमारे पास स्टार्टिंग की वजह से भी हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज स्ट्रेस हो जाता है, अब्रप्ट इंक्रीज स्ट्रेस। अगर हमारे पास यहाँ व्हील है, तो अब्रप्ट स्टार्टिंग की वजह से भी हो सकती है, स्टार्टिंग की वजह से भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस पड़ जाते हैं। तो उस वजह से भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, डिप्रेशन यहाँ पे बन जाते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे बल्जिंग हो जाती है अगले पोर्शन पे, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारे पास ये डिफॉर्मेशन आ सकती हैं, ठीक है, रोरिंग रेल्स बन सकती है। तो इसके हमारे पास कुछ रीजन क्या हो सकते हैं इसके हमारे पास वेरियस रीजन क्या हो सकते हैं। या तो हाई स्पीड ऑफ ट्रेनर्स हो सकता है, या स्लिपिंग हो सकता है, स्लिपिंग की वजह से भी हो सकता है हमारे पास। यहाँ स्किडिंग की वजह से ट्रेन हमारी स्किड हो रही है, स्किडिंग की वजह से फिर उस वजह से भी ट्रैक पे एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेस आ जाते हैं, तो उस वजह से भी वहाँ पे कॉरिगेशन हो सकती है, या ब्रेकिंग की वजह से और स्टॉपिंग और ट्रेन की वजह से। तो इसमें ऐसे ही आपको सीधा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि मैंने खुद भी एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि वहाँ पे क्वेश्चन था, ये था कि व्हाट इज द रीजन फॉर कॉरिगेशन और व्हाट इज द रीजन फॉर हॉगड रेल्स, या व्हाट इज द रीजन फॉर रोरिंग ऑफ रेल्स। तो इसमें ये कोई भी पॉइंट आ सकता है, वहाँ पे स्लिपिंग आ सकता है, स्किडिंग आ सकता है, ब्रेकिंग आ सकता है, या स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन, या हाई स्पीड ऑफ ट्रेन भी इसका रीजन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज वेल्डिंग ऑफ रेल्स। वेल्डिंग ऑफ रेल्स, देखिए हमारे पास अब वो वर्कशॉप या फैक्ट्री से जो हमारे पास रेल आती है, वो तो फिक्स्ड लेंथ की आती है। इन केस ऑफ ब्रॉड गेज हमारे पास रेल जो आती है वो 13 मीटर की आती है, और मीटर गेज, इन केस ऑफ मीटर गेज हमारे पास रेल जो आती है वो 12 मीटर की लेंथ आती है। बट हमें उनको फिर ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो उस ज्वाइनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो अब वेल्डिंग प्रोसेस के हमारे पास दो टाइप से, अगर हम डीपॉट में वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, अगर हम डीपॉट में वेल्डिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश बट वेल्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश बट वेल्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। और अगर हम ऑन साइट वेल्डिंग करते हैं, ऑन साइट वेल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमारा जो कहीं पे हमारे रेल है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, या हॉगड एंड हमें ख़त्म करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम ऑन साइट वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम ये तो मोस्ट ऑफनली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। अगर डिपॉट में हम यूज़ करना है तो फ्लैश बट वेल्ड यूज़ करते हैं, अगर ऑन साइट के लिए हमें यूज़ करना है तो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हमारे पास जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो 4 तरह की होती है। इन जनरल देयर आर 4 वेल्डिंग मेथड्स अवेलेबल। एक तो ये हमारे पास जो हमने लिखे फ्लैश बट वेल्ड, दूसरा हमारे पास है अगर ऑन साइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज थर्मिट वेल्डिंग, या हम यूज़ कर सकते हैं गैस प्रेशर वेल्डिंग बाय स्टाइलिन गैस, और यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, या इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वी कैन गो फॉर थर्मिट वेल्डिंग। इसलिए जो मैक्सिमम वेल्डिंग प्रोसेस ऑन साइट के लिए यूज़ करते हैं दैट इज थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, बिकॉज इट नीड्स द लीस्ट इक्विपमेंट फॉर यूज़, ठीक है। तो गैस प्रेशर वेल्डिंग में हमें इक्विपमेंट ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेकिन थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा जो ऑन साइट हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है वहाँ पे हमेशा हम थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ ही करते हैं। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ वेल्डेड ट्रैक्स। अब हमारे पास जो हम वेल्डिंग करते हैं तो हम कौन कौन से तरह के ट्रैक हम वहाँ पे
बना सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है पहला, द फर्स्ट वन इज शॉर्ट वेल्डेड ट्रैक, इसको हम लिख सकते हैं एस डब्ल्यू आर। इसमें क्या होता है, हम ये जो हमारे पास, अगर हमारे पास ये एक ट्रैक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 3 4 या 5 रेल लेंथ्स को हमने आपस में ज्वाइन किया वेल्डिंग बाय वेल्डिंग प्रोसेस की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंटायर लेंथ होती है, एंटायर लेंथ ऑफ रेल, एंटायर लेंथ ऑफ रेल, उस एंटायर लेंथ ऑफ रेल में क्या होता है, वहाँ पे एक्सपेंशन अलाउड होता है, ठीक है। वहाँ पे वो ये सारी रेल लेंथ एक्सपेंड और कंट्रैक्ट हो सकती है थ्रू आउट, दैट मीन्स जो हमारे पास में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वो थ्रू आउट इट्स लेंथ हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसीलिए हम इसको शॉर्ट वेल्डेड ट्रैक भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा रेल्स हम ज्वाइन, ज़्यादा रेल्स को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ ए वेल्डेड ट्रैक, वेल्डेड रेल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स थ्रू आउट इट इज लेंथ, थ्रू आउट इट इज लेंथ। इसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है थ्रू आउट इट इज लेंथ, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली क्या हो सकते हैं, 3 5 और 10 रेल लेंथ्स आर वेल्डेड टुगेदर। तो इसकी लेंथ जो हमारे पास होती है, दैट इज, इसकी लेंथ हम ले सकते हैं अप टू 130 मीटर्स तक हम शॉर्ट वेल्डेड ट्रैक्स, हम शॉर्ट वेल्डेड रेल्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज the second one which we use is long welded tracks, yes, long welded rails, long welded rails, इसको हम कहते हैं LWRB। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रैक है, हमने इसको वेल्ड कंटिन्यूसली वेल्ड किया है, तो हम इसमें सपोर्ट्स इतने ज़्यादा दे देते हैं और इसमें हम इतने ज़्यादा कनेक्शन देते हैं, तो जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, तो उनको रेजिस्ट, वो सपोर्ट्स और कनेक्शन की वजह से हमको रेजिस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इसका मैक्सिमम पोर्शन होता है वो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द रियल, तो इतना पोर्शन इसमें एक्सपेंड और कंट्रैक्ट नहीं हो जाता है, ये इस वाले पोर्शन में हम उसको रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टिंग कंट्रैक्शन, और जो इसका एंड होता है खाली उसी वहीं पे हम कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन अलाउ करते हैं, ठीक है। तो हम जहाँ जो पोर्शन में हम कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन अलाउ करते हैं, तो उस पोर्शन को हम कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग लेंथ। इस पोर्शन को हम कहते हैं ब्रीदिंग लेंथ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्रीदिंग लेंथ, जहाँ पे हम कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं। फिर हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, लिखते हैं, इट इज ए वेल्डेड रेल, द सेंट्रल पार्ट of which the central part of it does not undergo any longitudinal movement, does not undergo any longitudinal movement due to temperature changes, temperature changes क्यों नहीं होता, because we provide adequate restraints in those in that length। ये सेंट्रल पार्ट है इसका, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रेल, तो यहाँ पे हम एडिक्वेट रेस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट में इसमें कोई एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होता है, और एंड इसमें हम एक लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, उस लेंथ को हम कहते हैं ब्रीदिंग लेंथ, और उसमें अगर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होना है तो दैट ऑकर्स इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द रेल, ठीक है। तो हम इसमें कितनी लेंथ तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, लेंथ ग्रेटर देन 250 मीटर्स ऑन ब्रॉड गेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम, या और 500 मीटर्स ऑन मीटर गेज। इनको इसको हम कह सकते हैं एज, इनको हम ले सकते हैं एज LWR, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ 250 meters for broad gauge and a length of 500 meters for this meter gauge. Those can be classified as long welded rails. और उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रीदिंग लेंथ का, ब्रीदिंग लेंथ क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज ब्रीदिंग लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं, द लेंथ एट ईच एंड, the length at each end of the LWR to permit expansion or contraction, to permit expansion or contraction of the adjoining on account of temperature
changes is called breathing length. It's called breathing length. ये वो लेंथ है हम जो हम एंड पे प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे हम अलाउ करते हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन चेंजेस, ठीक है। तो उस लेंथ को हम कहते हैं ब्रीदिंग लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ हम कहाँ तक ले सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड इट्स लेंथ अप टू 1000 मीटर्स, ठीक है। वी कैन गो अप टू 1000 मीटर्स इन दिस। हम जनरली प्रोवाइड करते हैं दैट इज 250 meters for broad gauge and 500 meter for meter gauge, but we can go up to the 1000 meters length in the long welded rails, ठीक है। The third one is the continuously welded rails, और इसको हम कहते हैं CWR, ठीक है। तो ये सबसे हायर कैटेगरी रेल्स की है, ठीक है। यहाँ पे हमें सपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सो दैट द रेल कैन बी रेस्ट्रेन्ड। इसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन गैप को पूरी इस तरह से रेस्ट्रेन कर सके, तो उस रेस्ट्रेनिंग की उन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन गैप्स को रेस्ट्रेन करने के लिए हमें बहुत से ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रेल है। इसमें हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ हायर कैटेगरी, इट इज़ द हायर कैटेगरी ऑफ रेल्स, और इसकी लेंथ 1000 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। कैन या इट्स लेंथ कैन बी ग्रेटर देन 1000 मीटर्स, ठीक है। और इट कैन कंटिन्यू थ्रू स्टेशन यार्ड्स इंक्लूडिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, कैन continue through station yards, including points and crossings. और बिकॉज इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये ऑब्वियस थिंग है कि अगर आप इन्फीरियर ये जो किसी भी चीज़ में अगर आप इन्फीरियर मटेरियल यूज़ करते हो या इन्फीरियर क्वालिटी आप यूज़ करते हो, तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप हाईटेक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका मेंटेनेंस कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूस वेल्डेड रेल्स यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे तो आपको वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन गैप्स कम देने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इट रिक्वायर्स हैवी मेंटेनेंस। तो ये हमारा आई थिंक जो रेल्स का जो सारा टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमने अब रेल्स में क्या क्या हमने पढ़ा, हमने रेल्स का टाइप्स ऑफ रेल्स पढ़े, फ्लैट फुटेड रेल, डबल हेडेड रेल्स, बुल हेडेड रेल्स और फ्लैट फुटेड रेल्स हमने पढ़े। उसके बाद आफ्टर दैट हमने इनका एरिया भी देखा। उसके बाद हमने डिफेक्ट्स इन रेल पढ़े। उसमें हमारे पास जनरली 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं, वेयर ऑफ रेल्स, हॉगिंग ऑफ रेल्स, बकलिंग ऑफ रेल्स और कॉर्गेटेड और रोरिंग रेल्स, ठीक है। तो वी स्टडीड ऑल दोज डिफेक्ट्स। बकलिंग ऑफ रेल्स भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज रोरिंग ऑफ रेल्स। और उसके बाद हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस भी हमारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास रेल्स है, आइदर इट कैन बी शॉर्ट वेल्डेड रेल्स, लॉन्ग वेल्डेड रेल्स, और इट कैन बी कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल्स। आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग लेंथ जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, आपने ब्रीदिंग लेंथ को ध्यान में रखना है। और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो रोरिंग हमारी होती है वो किससे होती है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन। जो हमारे पास हॉग ड्रिल्स होती है वो हमारे पास उसका मेन रीज़न क्या होता है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ द रेल्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, रेल्स टॉपिक। हाँ, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो स्टडी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द स्लीपर्स, ठीक है। सो ओके, till then take care.